हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका कोलबाल और मैंने केमिस्ट्री के सेशन में पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 11th क्लास का एनसीईआरटी का, जिसका नाम था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो उसका पहला पार्ट हमने करा दिया है। अब उसके बाद हम उसका दूसरा पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा चैप्टर है, उसका पहला पार्ट हो चुका है। अब उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट कराने वाले। तो हम ये बता देते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था और दूसरे पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले। तो द्रव्य क्या होता है वो पढ़ लिया था, और द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, एक दूसरे में इंटरचेंजेस रहते हैं। वर्गीकरण भी देख लिया था, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, समांगी, विषमांगी तत्व और यौगिक, यहाँ तक हमने पढ़ ही लिया था। अब उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो बता देते हैं। शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, और ये भी हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद पढ़ा था हमने विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, इनको अलग करने की विधियां, और शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में हमने अंतर क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि शुद्ध पदार्थों को किन दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या क्या होते हैं और यौगिक कौन कौन से होते हैं वो यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है भौतिक और रासायनिक गुण। तो देखो आज का जो मेनली टॉपिक है भौतिक और रासायनिक गुण, ये क्या होते हैं। देखो पता चल रहा है नाम से कि भौतिक जो बाहरी चीजें हैं और रासायनिक जो रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती हैं। तो भौतिक गुणों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है कि किसी भी पदार्थ का रंग कैसा है, उससे गंध कैसी आ रही है, या उसका गलनांक या क्वथनांक, घनत्व, ये सारी चीजें क्या भौतिक प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं। और रासायनिक गुणों में कौन कौन से आ जाते हैं, किसी भी पदार्थ का संगठन कैसा है, वो किससे मिलकर के बना हुआ है, उसकी ज्वलनशीलता कैसी है, अम्ल है या क्षार है, या इन साथ किसके साथ कितनी क्रियाशीलता है, उसकी कितना क्रियाशील है, ये सारी चीजें किसके रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और ये रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, ये क्या है भौतिक गुणों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, और ये रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है, रासायनिक गुणों के अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भौतिक गुणों या भौतिक गुणधर्मों का मापन कैसे करते हैं। तो द्रव्य के अनेक गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई भी पदार्थ है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी लंबाई होती है, क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, मात्रात्मक, ये सभी क्या मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। तो हम क्या भौतिक और द्रव्य के कौन कौन से गुणधर्म हो गए, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, आयतन, ये सारे गुणधर्म क्या है भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी क्या मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। जो भौतिक गुणधर्मों में आ जाएंगे आपके रंग आ जाएगी, गंध आ जाएगी, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ये सभी भौतिक गुणों के अंदर आ जाएंगे। रासायनिक गुणों कोई भी पदार्थ है उसका संगठन कैसा है, वो कैसे बना है, किस किस अवयव से मिलकर बना है, ये सारी चीजें क्या है रासायनिक गुणों के अंतर्गत आ जाएंगे। रंग, रूप, आकार, प्रकार, वो सभी भौतिक गुणों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो भौतिक गुणधर्मों का मापन कौन कौन से होते हैं भौतिक गुणधर्म, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। तो देखो लंबाई के लिए L, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर और आयतन के लिए मीटर क्यूब यूज लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम, और नीचे इनके मापन की देखो, और इन सभी के बाद वह इकाई लिख करके निरूपित किया जाता है जिसमें उसको मापा जाता है। जैसे कि लंबाई लिख दी, लंबाई को किसमें L से शो करते हैं, और जैसे कि 5 मीटर लंबाई है तो पहले हमने 5 लिखा, 5 के बाद मीटर लिखते हैं, क्योंकि इसकी इकाई क्या है, लंबाई की इकाई मीटर होती है। ऐसे क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर होती है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आयतन लिखते हैं, ऐसे ही आयतन लिखते हैं, उसकी क्या है मीटर क्यूब लगाते हैं कि या ml भी लगा देते हैं। तो 6 ml या 8 ml ऐसे करके आयतन की भी लगा देते हैं। अब देखो मापन की कितनी पद्धतियां होती हैं, 2। एक तो होती है मीट्रिक और एक होती है अंग्रेजी पद्धति। तो मात्रकों की जो फेमस पद्धति है वो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको बोलते हैं SI पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसी को बोलते हैं SI पद्धति। ठीक है, और इसको किस संस्था ने लिया, CGPM, ये एक संस्था है जिसने SI पद्धति को स्वीकार किया, जिसका नाम है CGPM। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया।
अब देखो एसआई पद्धति के कितने आधार हैं वो देखते हैं। तो एसआई पद्धति के जो आधार है उनको देखते हैं और उनके मात्रक क्या है, उसके प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, वो सभी इसमें बताते हैं। तो एसआई पद्धति के और अन्य भौतिक राशियां जितनी भी हैं वो इन सभी से व्युत्पन्न हुई हैं, जैसे कि घनत्व, आयतन, ये जो है वो ये जो राशियां हैं, इनके अलावा जो राशि होती हैं, गति हो गई, आयतन हो गया और घनत्व हो गया, ये सभी क्या है, इन सभी राशियों को इनसे व्युत्पन्न किया गया। जैसे कि लंबाई का प्रतीक क्या होता है, एल, और इसका मात्रक मीटर, और इसको एम से शो करते हैं। ऐसे द्रव्यमान, इसका प्रतीक मास, एन, और इसका मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, और इसको केजी से शो करते हैं। समय को टी से शो करते हैं, और सेकंड इसका मात्रक है, इसको एस से शो करते हैं। विद्युत धारा को आई से, और आई जो होता है उसको एम्पियर, इसका मात्रक हो गया धारा का, और ये से इसको एमीटर शो, ये से एम्पियर को शो किया जाता है। ऐसे ऊष्मागति तापक्रम जो है ये आपका हो गया तापक्रम, ठीक है। तापक्रम को टी से शो करते हैं, और इसका मात्रक केल्विन, और केल्विन को के से शो किया जाता है। ऐसे पदार्थ की मात्रा का प्रतीक जो है वो क्या है, एन, ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मोल। कोई भी पदार्थ है 6 मोल, 8 मोल, 10 मोल, ऐसे बोला जाता है पदार्थ की मात्रा को, और मोल से शो किया जाता है। अब आती है ज्योति तीव्रता, ठीक है। अब क्या आती है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को IV से शो किया जाता है, और इसका जो मात्रक है वो है कैंडेला, और कैंडेला को CD से शो किया जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया एसआई पद्धति के कौन से मात्रक है, उनको किस किस से शो किया जाता है, प्रतीक क्या है और उनके मात्रक क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। अब आता है हमारा एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन, एकदम अच्छा वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, उसको बताते हैं। कौन सा है, वो है द्रव्यमान और भार प्रतीक, भार, ठीक है। ये इसको हाईलाइट कर देते हैं। कौन सा हो गया, द्रव्यमान और भार, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है जो जिसकी मात्रा है वो तो द्रव्यमान कहलाएगा। भार एक तरह का बल है। जैसे कि मैं ये कह दूं कि किसी भी वस्तु पर जो उसके द्रव्यमान के साथ जितना भी बल लगाया जा रहा है ना, वो उसका भार कहलाता है। जैसे मैं ये कहूँ, हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी एक गुरुत्वीय त्वरण लगाती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाती है, वो फोर्स मिल करके और द्रव्यमान मिल करके भार कहलाता है। वही देखो इसमें दे रखा है, पढ़ लेते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्या है, द्रव्यमान होती है, और किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। जैसे कि गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के कारण ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 है और चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना हो जाता है, ठीक है। तो उस पर जाकर के बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है 1/6। ये क्या भार ही होता है, और द्रव्यमान जो है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। और रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ की मात्रा को हम देखो प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो लैब में क्या एक किलो की चीजें तो हम ले नहीं सकते, तो उसके लिए क्या छोटी वैल्यू को काम में लिया जाता है, तो ग्राम, तो इसलिए उसको ग्राम को यूज में लिया जाता है रासायनिक प्रयोगशाला में, या प्रैक्टिकल करने के लिए जो लैब होती है उनमें पदार्थ की मात्रा किस बेस पर ली जाती है, ग्राम के बेस पर ली जाती है। अब आता है आयतन। तो देखो कोई भी वस्तु है जितना उसमें स्पेस घेर रखा है वही तो आयतन कहलाएगा। अब हम इसको क्या साइंटिफिक डेफिनेशन में चेंज कर देते हैं। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं, और इसका मात्रक लंबाई होल क्यूब होता है, मात्रक तो मीटर क्यूब हो गया, और रासायनिक प्रयोगशाला में इसके लिए सेंटीमीटर क्यूब का डीएमक्यू को यूज लिया जाता है, डीएमक्यू में शो किया जाता है। और द्रव्य का आयतन जो है वो 1 लीटर होता है, और 1 लीटर जो है ये हम बोल देते हैं, लेकिन ये क्या एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml अथवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 DMQ। प्रयोगशाला में आयतन
देखो जो लैब है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो ब्यूरेट और पिपेट मुंह से खींचते हैं ना तो उनसे आयतन मापा जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में ब्यूरेट पिपेट या सिलेंडर उनसे आयतन को मापा जाता है। अब आता है हमारे पास घनत्व। अब आता है हमारे पास घनत्व। तो घनत्व देखते हैं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन m/d, या ये बोल देते हैं हम m/d। इसको क्या बोल सकते हैं हम m/, तो m द्रव्यमान हो गया और आयतन d हो गया वॉल्यूम। किसी पदार्थ द्वारा घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। जैसे कि मैंने कह दिया जितनी ज्यादा एरिया कंजर्व किया जाएगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वैल्यू या एरिया या वॉल्यूम और द्रव्यमान उन दोनों का जो रेशो होता है ना वो घनत्व कहलाता है, डेंसिटी होता है, डी से शो करता है। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा केजी मीटर इनवर्स 3। देखो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो केजी m इनवर्स 3। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। आ गया यहाँ तक सबको समझ में? आयतन और घनत्व दोनों हो गए। नॉर्मली घनत्व जी ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 में मापा जाता है। कण कितने पास पास हैं, घनत्व इस चीज को बताता है कि कोई भी चीज जितनी पास पास है उसका घनत्व उतना अधिक होगा, कोई भी चीज जितनी दूर दूर है उसका घनत्व उतना ही कम होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं हम। अब आता है ताप। तो ताप क्या होता है? ताप के तीन पैमाने होते हैं। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं ताप को, एक फ़ारेनहाइट में मापते हैं, एक केल्विन में मापते हैं। और ये केल्विन जो है ये क्या है? ताप का ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? अब देखो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो देखो जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और संख्या बहुत अधिक होती है। द्रव्यमान तो बहुत ही कम है जिसको हम तोल नहीं सकते हैं इजीली, और संख्या में वो बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू दी है 662, 200, और उसके बाद ये इतनी दे रखी है। तो इस वैल्यू को पढ़ने में हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको मिनिमाइज कर लिया, इसको शॉर्ट रूप में बदल लिया। तो इसके लिए जो वैल्यू दे रखी है 6622 को लिखा इंटू 10 की घात में जितने भी जीरो हैं उनको लिख दिया। इन जीरो को काउंट करने पर कितनी है ये 17, तो 10 की घात 17 के रूप में लिख दिया। और कोई भी वैल्यू छोटी है तो यानी कि इससे पहले आ रही है जीरो तो इनको माइनस में लिख देंगे, और इसके बाद आ रही है तो इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, अगर ये जो डिजिट वाली वैल्यू है अगर इससे इधर आ रही है तो माइनस में, और इधर आ रही है तो प्लस में हो जाएगा, इस पर प्लस, तो ठीक है, और इधर माइनस। तो मैंने गिना कि 166 को मैंने लिख लिया, और उससे पहले इस अंक से लेकर यहाँ तक जीरो काउंट करेंगे हम, और जीरो काउंट की तो हमने 21 बैठी, तो 10 की घात -21 ग्राम लिख देंगे। इसके लिए फॉर्मूला है n × 10⁻n। इसके रूप में लिखा जाता है। n क्या है? शून्यों की संख्या, जितने शून्य है वो उनकी संख्या हो जाएगी। अब देखो इनका गुणा और भाग हम कैसे करते हैं वो सिखाते हैं हम। इनका गुणा भाग कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, देखने में लग रहा है दशमलव घातों की गुणा भाग करना आता है तो वो इसको भी जानता है। तो देखो 5.6 × 10⁵, 6.9 × 10⁸। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। 5.6 को लिया हमने और इधर से 6.9 को लिया हमने, इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया 31.64। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब घातें गुणा में होती हैं तो घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 5 और 10 की घात 8, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 10 की घात 13, और इसकी वैल्यू हमने लिख दी। अब देखो ये 13 है, अगर मैं एक वैल्यू इधर ले लूं तो ये घट भी सकती है, और इधर ले लूं तो बढ़ सकती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 38.64 × 10⁻13, और इसको ऐसे करके लिखेंगे तो 3.864 ना 10 की घात 14 आएगा। यहाँ पर गलती से हो गया ये, ठीक है। अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ तक ही है, और इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट पेज वीडियो में बताते हैं सार्थक अंक क्या होता है, और सार्थक अंक और उनको पढ़ेंगे।
गुणा हो गया। अब देखो एक और पेज है, इसमें भाग देखते हैं। देखो ये एक और एग्जांपल दे रखा है, इसमें 9.8 इंटू 10⁻², इन दोनों को गुणा किया और जो ये घातें देखो माइनस माइनस की वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी तो 10 की घात -8 हो जाएगा। भाग के लिए भी कुछ नहीं करना है, 2.7 दे रखा है, 5.5 दे रखा है नीचे, तो सबसे पहले क्या करना है, इस वैल्यू को हमें ऊपर लेके जाना है। 10 की घात ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई माइनस में। और इसको भाग देने पर ये वैल्यू आएगी और ये दोनों माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगी, माइनस और माइनस 3 और 4 कितने हो गए 7। और अगर मैं 7 की जगह 8 करूं तो 1 पॉइंट इधर खिसका देंगे तो 10 की घात -8 हो जाएगा। अब करते हैं योग करना और घटाना, और योग और घटाना में वही सेम प्रोसेस होगी, कुछ नहीं करना है इसमें। ये वैल्यू ली और ये वैल्यू ली, इन दोनों को जोड़ दिया और ये जो कॉमन फैक्टर है, देखो कॉमन लेना तो जानते हो, जब किसी चीज को जोड़ते घटाते हैं तो कॉमन ही तो लेते हैं। तो 10 की घात 4 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद इसको ऐसे करके शो कर दिया। ऐसे घटाया, घटाने के बाद इन दोनों वैल्यू को आपस में घटाया और 10 की घात -2 को हमने कॉमन ले ही रखा है तो इसको बाद में लिख देंगे। दोनों को घटाया, इन दोनों वैल्यू को घटाने पर 2.18 आया और 10 की घात -2 को कॉमन लिया है हमने 10 की घात। ये सॉल्व करना है और कुछ है नहीं, इतनी मैथ्स तो सब किसी हर किसी को आती है। तो यहाँ पर आज का हमारा खत्म होता है और इसके बाद सार्थक अंक क्या होता है और वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, पार्ट 3 में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।